नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी जेई इकोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की मौद्रिक नीति में रेपो रेट की दर क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। व्हाट डज द रेपो रेट मीन इन इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। ये कह रहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर है या वह दर होती है जिस पर सरकार जो है बैंक से उधार लेती है, या सी है कि उपभोक्ता द्वारा ऋण लेने की दर, या डी वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत की मौद्रिक नीति में रेपो रेट का जो अर्थ होता है कि वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है, या आरबीआई बैंक जो है ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी की क्या भूमिका थी, आपको बताना है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था, व्यापार नीतियों का नियमन करना था, या आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों का विकास करना था, या तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन था। तो तेल और बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी की जो भूमिका है, तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन करना, यानी मैनेज प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल सील्स। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? ते किए गए थे 1991 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। सभी फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वृद्धि करना है, या उच्च आयात शुल्क के माध्यम से अधिक सुरक्षा, या निर्यातोन्मुख नकदी फसलों की और रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी, या डी सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचों में निवेश में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्यातोन्मुखी नकदी फसलों की और रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्रित करने में प्रमुख कठिनाई क्या आती है, आपको बताना है। ए व्यापार सांख्यिकी की सटीक रिकॉर्डिंग, या बी विज्ञापन हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी, या सी आर्थिक संधियों में भाषाई बाधाएं आती है, या डी वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना। बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र एफटीए का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यही इसका जो है प्रमुख लक्ष्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को जो है बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, आपको बताना है। स्टार्टअप इंडिया शुरू की गई थी, या आत्मनिर्भर भारत, या स्टैंडर्ड जो इंडिया है यह योजना, या मेक इन इंडिया। तो शुरू किया गया था एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंडअप इंडिया। करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। स्तंभ ए और स्तंभ बी, यानी कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, कॉलम में मांग नियम, घटते सीमांत उत्पादन का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो फर्स्ट क्या है, मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का जो नियम होता है यह जो है सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ावा और गिर जाता है। सॉरी, मांग का नियम है ना। तो मांग का नियम जाएगा 2 में। तो मांग का नियम ये आ जाएगा, आय बढ़ने पर जो है मांग और कीमत जो है विपरीत दिशाओं में चलती है। तो ए का 2 हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो घटते सीमांत उत्पादन का नियम है यह जाएगा एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगत सीमांत उत्पादन में गिरावट लाती है, यानी बी का 1 में जाएगा, यानी ए का 2 बी का 1। तो सी का
सी का जो है 3 हो जाएगा। सीमांत उत्पादन शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है फिर घटता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को कि सीमांत उत्पादन शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ती है फिर घटती है, यह है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और जो एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगत सीमांत उत्पाद में जो गिरावट आती है, यह है घटते सीमांत उत्पादन का नियम। और मांग का नियम तो 2 ही जाएगा, आय बढ़ने पर मांग की और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का उपयोग करता है, ये कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्रांत सीमांत उपयोगिता घटती है, या बी कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ती है, या कुल उपयोगिता जो है घटती है, या सीमांत उपयोगिता जो है स्थिर यानी कांस्टेंट रहती है। तो घटती सीमांत उपभोक्ता का नियम यह कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का उपयोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या है? घटती है। तो ए राइट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है। औद्योगिकरण, शहरीकरण कहते हैं, या आजीविका का विविधीकरण, या आर्थिक संक्रांति। तो कहा जाता है आजीविका का विविधीकरण, लेवलहुड डाइवर्जेंसिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं है, यह आपको बताना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC भी है। ये सभी की सभी क्या हैं? महारत्न कंपनी हैं। लेकिन जो HCL है यह महारत्न कंपनी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी? आपको बताना है। विदेशी बैंकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना, विदेशी बैंकों को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखना, भारत में विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध लगाना, या विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रस्तावित करना, जो यह है भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने यही सिफारिश की थी। अर्थव्यवस्था में औसत जो लागत है की अवधारणा से तात्पर्य है, जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया जाता है, या बी अतीत में हुई वह लागत जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, या उन सभी विकल्पों की लागत जिन्हें नहीं चुना गया, या सबसे महंगे विकल्प की मौद्रिक लागत। तो अर्थशास्त्र में अवसर लागत की जो अवधारणा है, इससे तात्पर्य यह है कि जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का जो मूल्य है यह त्याग कर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ किस राज्य से या किस राज्य को प्राप्त हुआ था? ते हुआ था पंजाब को। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कथन सही चूज करना है। फर्स्ट है, बैंक का मुख्य दायित्व उसके द्वारा रखी गई जमा राशि होती है, या खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना होता है, या थर्ड है, बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। तो बिल्कुल थर्ड भी राइट है, खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना, यह भी राइट हो जाएगा। और बैंक का मुख्य दायित्व उसके द्वारा रखी गई जमा राशि ही होती है। 1, 2, तीनों सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपी गई थी? रक्षा मंत्रालय को, वाणिज्य मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय को। सौंपी गई थी कृषि मंत्रालय को ही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को।
दिवाला और ऋण शोधन संहिता IBC 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या था आपको बताना है। शेयर बाजार निवेशों को कंट्रोल करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना या स्टार्टअप को वित्तीय शोषण के संरक्षण देना। तो दिवाला और ऋण शोधन संहिता IBC 2016 का जो प्रमुख उद्देश्य है, यह व्यवसायों में वित्तीय संकट में व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधानों की प्रक्रिया को सरल बनाना है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रक्रिया को दर्शाता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रिफर टू विच प्रोसेस। निवेश के माध्यम से उत्पादन वृद्धि में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी में, या उपभोक्ता ऋण का विस्तार, या वित्तीय बचत में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि। निम्नलिखित RBI गवर्नर को उसके कार्यकाल के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रारंभ में कौन से और अंतिम में। DY रेड्डी डॉक्टर YV है, माफ कीजिएगा, डॉक्टर YV रेड्डी हैं, डॉक्टर D सुब्बा राव, डॉक्टर उर्जित आर पटेल और श्री संजय मल्होत्रा। तो सबसे पहले अभी लेटेस्ट ए हो जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर उर्जित पटेल, सुब्बा राव और रेड्डी, यानी सही है 1 2 3 4 ही है, तो 1 2 3 4 डी में है। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर क्या प्रभाव पड़ा है आपको बताना है। इससे विदेशी निवेश में गिरावट आई है, विदेशी निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, विदेशी कंपनियों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध है, या निवेश वातावरण में सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। तो द्वितीय पीढ़ी के सुधारों का भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI है, यह है कि निवेश वातावरण में सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1947 और 1990 के बीच भारत द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज्य के रूप में संदर्भित जो है किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करना था। हालांकि इसके कुछ इच्छित लाभ थे, लेकिन इस प्रणाली से अक्सर जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम क्या था, वहीं आपको बताना है। ये नए व्यवसायों में प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा अकुशलताएं पैदा हो सकती हैं। या बी, आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी अनुमोदन प्राप्त करने में भ्रष्टाचार और नौकरशाही देरी में उल्लेखनीय कमी, या कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के कारण भारतीय निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में तेजी से वृद्धि, या प्रत्येक उद्योग में अनेक खिलाड़ियों के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण को बढ़ावा देना। तो आपको बताना है कि 1947 और 1990 के बीच भारत द्वारा अपनाए गए विनियामक ढांचे को अक्सर लाइसेंस राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, लेकिन इसका जो नकारात्मक परिणाम यह रहा था कि नए व्यवसायों के प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न होने से नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती थी और अकुशलताएं पैदा हो सकती थी। यही करेक्ट हो जाएगा इसका। PM मित्र योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित थी आपको बताना है। तो वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने और बड़े वस्त्र पार्कों की स्थापना करने से यह योजना रिलेटेड थी, PM मित्र योजना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान करने का एक प्रमुख लाभ क्या है। इससे आयात वस्तुओं पर जो है निर्भरता बढ़ जाती है, या इससे पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, या यह अन्य क्षेत्रों द्वारा उत्पाद की अप्रतिबंधित प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देता है।
तो ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने का एक लाभ यह होता है कि इससे पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित मिलता है और ग्रामीण आय को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स को प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि की निगरानी, शिक्षा नीतियाँ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार या सामाजिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रत्यक्ष जो परिणाम नहीं है यह है जनसंख्या वृद्धि की निगरानी। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता विनियमित करने के लिए 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों में कौन सा महत्वपूर्ण संस्थागत विकास सामने आया था। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, नाबार्ड, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण या एमएसएमई क्रेडिट ब्यूरो। तो यह था वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री था, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया या ओपनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को खोलना था या प्रमोटिंग टू दी पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना था। तो 1948 के जो औद्योगिक नीति का प्रस्ताव का जो उद्देश्य था यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीनियन सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए, आपको बताना है। ब्याज दर बढ़ाना चाहिए या खर्च बढ़ाएं और कटौती को कम करना चाहिए या आयात को बढ़ावा देना चाहिए या खर्च को कम करना चाहिए। तो कीनियन के सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से खर्च को बढ़ाएं और करों में कटौती करें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1991 से पहले भारत में औद्योगिक विकास लाइसेंस राज प्रणाली का प्राथमिक प्रभाव क्या था। ये कह रहा है कि इससे प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न हुई, विस्तार में बाधा उत्पन्न हुई तथा अकुशलता को बढ़ावा मिला। तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार की राजकोषीय जो नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन और को जो है अनुकूलन बनाए रखना, सरकारी व्यय कराधान के माध्यम से समग्र मांग जो है और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करना। या डी कह रहा है कि शेयर बाजार और वित्तीय संस्थाओं को विनियमित करना। तो आपको बताना है कि राजकोषीय नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ते है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन को अनुकूलन बनाए रखना। इसका ए हो जाएगा सी, सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से समग्र आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। तो रही है 1911 से 1921 के मध्य। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी निम्नलिखित किस पर केंद्रित है, आपको बताना है। अविकसित जिलों में जो है विकास को बढ़ावा देने से या शहरी क्षेत्र में प्रशासन में सुधार करने से या पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टरों का विकास करने से या लघु उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करने से। आकांक्षी जिलों का जो कार्यक्रम यह केंद्रित होता है अविकसित जिलों को डेवलपमेंट करने से। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। फर्स्ट क्या कह रहा है कि छठवीं जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से अवमूल्यन, खाद्य संकट जैसे विभिन्न कारकों के कारण विफल रही। तो बिल्कुल दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नरसिंहन समिति द्वितीय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर क्या सिफारिश की थी। सार्वजनिक बैंकों का ऋण द्वारा कटौती या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी स्वामित्व में वृद्धि या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और समेकन या डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना। तो नरसिंहा समिति द्वितीय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और समेकन करने से रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्बलता की समस्या को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो दर्शाता है
सीमित संसाधन तथा असीमित इच्छाएं, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कम जीपीआई स्कोर क्या दर्शाता है? तो कम जीपीआई स्कोर दर्शाता है कि हाई लेवल पीस है। तो ये हो जाएगा शांति का उच्च स्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कह रहा है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य सभी प्रमुख उद्योगों को निजी क्षेत्र के प्रभुत्व को बढ़ावा देना। नहीं, निजी क्षेत्र नहीं था, पब्लिक सेक्टर था। तो फर्स्ट तो राइट नहीं होगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। तो बिल्कुल किया था। और पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाला, सरकारी नेतृत्व वाला, मिश्रित क्षेत्र और निजी क्षेत्र था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ए यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड राइट है। FRBM अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है आपको बताना है। शेयर बाजार को विनियमित करना, विनिवेश रणनीतियों की निगरानी करना, विदेशी व्यापार को नीतियों का संचालन करना, या संसद में राजकोषीय नीति का व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संसद में राजकोषीय नीति व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश में उल्लेखित माल्थन के सिद्धांत के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है आपको बताना है। ये कह रहा है कि खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच प्राकृतिक असंतुलन अपरिहार्य कठिनाइयों को जन्म देता है। तो बिल्कुल जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यही दर्शाता है। राइट आंसर यही हो जाएगा कि खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या की वृद्धि के बीच प्राकृतिक असंतुलन अपरिहार्य कठिनाइयों को जन्म देता है जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों को उत्पादन के साधन प्रदान करने और आय प्राप्त करते हैं। यदि परिवार इस आय का कुछ भाग बचाते हैं तो क्या प्रभावित होता है? वृत्ताकार प्रभाव रिसाव बन जाता है। तो बिल्कुल द सर्कुलर फ्लो बिकम ए लीकेज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। माफ कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड-डोमोर मॉडल पर आधारित थी। तो बिल्कुल पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमोर मॉडल पर आधारित थी। और जो फर्स्ट क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना के में पेश किया गया था। तो इसमें नहीं पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट गलत है लेकिन 2 सही है। भारत की सुधारोत्तर वैश्वीकरण नीति में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1995 में क्या भूमिका थी आपको बताना है। भुगतान संतुलन को मजबूत करना, या वैश्विक व्यापार में भारत का एकीकरण हुआ, या घरेलू सब्सिडी पूरी तरह समाप्त कर दी गई, या सुरक्षात्मक टैरिफ को प्रोत्साहित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैश्विक व्यापार में भारत का एकीकरण गहरा हुआ। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र सामान्यतः यू आकार का होता है? औसत निश्चित लागत वक्र, या औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, या कुशल निश्चित लागत वक्र, या सीमांत राजस्व वक्र। ये होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1991 के बाद भारत के व्यापार नीति सुधारों ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को किस प्रकार प्रभावित किया है? केवल विदेशी कंपनियों से जुड़े पूंजीगत आयात, या टैरिफ कम कर दिए गए और लाइसेंसी जो है हटा दी गई, या मशीनरी आयात कोटा लगाया गया, या सभी पूंजीगत आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टैरिफ कम कर दिए गए और लाइसेंसिंग हटा दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश में सुख मापने का एक लाभ है? अपराध दर की निगरानी, या केवल आर्थिक आंकड़ों में सुधार, या नागरिक की मानसिक एवं भावात्मक भलाई का समझना, या चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागरिक की मानसिक एवं भावात्मक जो भलाई है उसको समझना। स्तंभ को मिलान करना है। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो महारत्न कौन सी कंपनी है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नहीं, ये नहीं है। जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है ये है मिनी रत्न, सॉरी ये नवरत्न है, यानी बी का 1 हो गया।
भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है मिनी रत्न। सी का 2, ए का 3 हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, महारत्न है। तो 312 ऑप्शन नंबर ए का 3 बिल्कुल हाँ। बी नवरत्न है, बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 भारतीय रेलवे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा बिल्कुल। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसकी उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जन्म पर जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो ये है सर्विस सेक्टर यानी तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1947 से 1990 के दौरान भारत की अवध व्यापार नीति मुख्यतः निम्नलिखित थी। आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर जोर देने वाली एक अंतर्मुखी रणनीति थी। यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ मुक्त व्यापार की नीति थी। यह उदार आयात नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराना था। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित एक आक्रामक निर्यातमुखी रणनीति थी। तो ये था आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर जोर देने वाली एक अंतर्मुखी रणनीति। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित अदृश्यत हाथ अवधारणा का मुख्यतः क्या दर्शाता है? एकाधिक पर एकीकरण या बाजारों में सरकारी नियंत्रण, स्वार्थ के माध्यम से प्राप्त बाजार संतुलन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम। तो दर्शाता है स्वार्थ के माध्यम से प्राप्त बाजार संतुलन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।